आत्म बंधन मास्टर्स सभी को आज का हमारा जो स्पेशल सेशन है, मतलब कि लुइस हे का जो प्यार है या उसकी जो लिखते हमें मिली हुई है, जो उसका लिटरेचर हमें जो मिला हुआ है, उसके लिए ये है कि हम अपनी आगे की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए ये सेशन प्रीवियसली डन कर रहे हैं। सो वेलकम टू ऑल। विद दिस मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मनीषा जी को और प्रवीण जी दोनों और सब सविता जी, रुचिरा जी, सुमन जी, सब का तहे दिल से स्वागत के जो हमारे शॉर्ट नोटिस पे और टाइम में भी आ गए। और सेशन शुरू करते हैं। 14th चैप्टर था हमारा फ्रेंड्स, और उसमें हम डिजीजेस के बारे में समझ रहे थे। डिजीजेस के हर डिजीज के पीछे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, क्योंकि कुछ जो खास करके जैसे अभी हम समझ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी वेव टू मैटर, वेव्स ही हैं जो जाके मैटर का रूप लेती हैं, और मैटर को ही अगर हम कंटिन्यूसली वो करते जाएं, रिफाइन करते जाएं, तो वो वेव्स हैं, यानी कि एनर्जी है चारों तरफ। तो जो थॉट पैटर्न्स आपके कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, कैसे आपके विचार, इच्छाएं, तो वो पूरी बॉडी में, जैसे हमारे जल तत्व है, हमें भी पता है कि लिक्विड, तो उसमें जो फ्लो है, आप देखो कंकर डालते हो, पानी चाहे जितना मर्जी, चाहे समंदर है बड़ा, उसमें भी अगर छोटा सा पेबल भी डालोगे तो उसका भी आप वो एक इम्पैक्ट देखोगे वहां पे। तो जो थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, जो भी है, चाहे उसको व्यक्त करो ना व्यक्त करो, यहाँ पे यही है कि कर्म में चाहे आप नहीं लाए उस चीज को, सपोज समाज के डर से या अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से या सप्रेस्ड इमोशंस को दबा लिया, लेकिन अंदर तो वो आपके जब जब भी वो विचार उठेगा, वो विचार आएगा कि मुझे ये करना था, मुझे करने देना चाहिए था, मुझे ऐसे ऐसे, ये मेरी एम्बिशंस है, वो आपके भीतर तो वो वाइब्रेशन उठ रही है ना, दूसरे को नहीं दिख रही। ये टाइट है, लिप्स टाइट है, आपके एक्शन भी नहीं कुछ ले रहे, लेकिन मन के भीतर तो वो जनरेट हो रहा है ना, जो हार्मोन्स है वो भी आपके केमिकल्स का इफेक्ट आपकी बॉडी में आएगा, और थॉट्स वेव्स है जो, वो भी आपके वैसी ही अंदर वो चर्निंग चलेगी, और उस हिसाब से जैसी आपकी इमोशंस हैं वही ऑर्गन उस हिसाब से टच होगा। यहाँ पे लुइसे हमें बड़े अच्छे से बता रही है कि कौन से अगर थॉट पैटर्न है तो कौन सा आपका ऑर्गन टारगेट होगा। तो हमने हेड, नेक, ईयर्स, आईज, आई थिंक नोज, साइनस, काफी कुछ कर लिया था, जिसको बोलते हैं अपना ऊपर का माला। जैसे यू फॉर एवर में भी अगर एक जगह है ना, वो बोलते हैं कि चलो अभी ऊपर के माले की सफाई की जाए तो लोक संग्राम पा, तो ऊपर के माले को तो समझा, अभी आगे का कंधों को भी समझा, अब आगे का जर्नी। ओवर टू यू मनीषा जी। नमस्कार गुरपिंदर मैम। पहले तो आपका तहे दिल से हम सबकी तरफ से लॉट एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और हम सबको इतनी सुंदर जर्नी पे और अपनी लाइफ को में एक बहुत ही सुंदर बनाने का जो हमें एक मौका, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है ना, उसके लिए बहुत सारा आपका हृदय से धन्यवाद है। और अब हम शुरू कर लेते हैं। कल हमने साइनस का कर लिया था और नोज का, थ्रोट का भी कर चुके हैं हम। आज हमें आम से शुरू करना है ना, है ना। वो कहती है कि गले का, हमने लास्ट में हम यही कर रहे थे कि गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, हाँ मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर उन्होंने खत्म किया। अब हम पेज नंबर 100 पर देखते हैं। वो कहती हैं कि यदि जीवन के अनुभवों को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता, यदि जीवन के अनुभवों को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती है, वहां के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। अब वो हाथ के ऊपर आ रही हैं, बाहें, हैंड के ऊपर। वो कह रही हैं हैंड हैंड के लिए बाहें जीवन के अनुभवों को गले लगाने की, यानी कि बाहें किस लिए, हमारा उठाती हैं, बोझा उठाती हैं हमारी बाहें।
होल्ड करना, हम किसी चीज को होल्ड करते हैं, किसी भी लगेज को होल्ड करना, किसी भी चीज को काटना पीटना, ये सब काम हम करते हैं। तो वो कह रही हैं कि बाह्य जीवन के अनुभवों को, यानी कि उन्होंने जो हम सामान को कैरी करते हैं उसको उन्होंने अनुभवों से कनेक्ट किया है उस चीज को। तो वो, एक सेकेंड, तो उनका कहना है कि गला शरीर की, एक मिनट, जस्ट मिनट, बाहें, हाँ, वहां के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से, यानी कि कैपेबिलिटी, और इसके साथ साथ मेरी कितनी उसमें अपनी वो है, पावर है, कितना स्टेमिना है मेरे में, कि उसको कितनी मैं वहां के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध है, इंटेलिजेंसी, और कितनी मेरे में कैपेबिलिटी और कितनी मेरे में इंटेलिजेंसी है, इन दोनों को वो इंडिकेट करती हैं। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं, और कुनिया दिशा परिवर्तन से हमारे लचीलेपन को दर्शाती हैं। हम अपनी पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं, यानी कि पुरानी भावनाएं जितने भी हमारे जोड़ हैं, हमारा ये है ट्विस्ट जिसमें हमारे ये हमारी रिस्ट आ गई, हमारा एल्बो आ गया, तो ये हमारी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं, लचीलेपन को दिखा रही हैं, और हमारी जो पुरानी कुंठाएं या पुरानी भावनाएं ना वो इसमें इंडिकेट करती हैं। और क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं, या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटकाए हुए हैं? इस पैराग्राफ को हम इंग्लिश में भी एक बार देखते हैं। द आर्म रिप्रेजेंट अवर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू एम्ब्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं उसको, मतलब कि अभी तक का जो मेरी जर्नी रही है उसको मैं आगे की जर्नी, यानी कि मेरी आगे की जर्नी कितनी सुखद होगी या कितनी दुखद होगी। कहते हैं ना कि हमारे लाइफ से, अरे लाइफ के एक्सपीरियंस से आपने सीखा क्या, कई बार अक्सर हम ऐसा कह देते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने अपने अगर इतनी लड़ाई लड़ी तो मैंने उससे कुछ तो सीखा होगा। हर किसी के साथ यही है कि हर किसी ने अपने लाइफ के, क्योंकि हर्डल्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो उसने अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी किस तरह से लिया उस चीज को, कि वो जो हमारे वहां से गले तक का ऊपर का भाग है, जीवन के ये हमारी क्या है, कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है। एबिलिटी मीन्स बोल रही हूं मैं। देखिए इसको हम लॉजिकली लेके देखें, वहां के ऊपर से लेके ऊपर का भाग, ये हमारी एबिलिटी को शो कर रहा है। एबिलिटी मतलब कि मुंह से मैं बोलूंगी दर्शाऊंगी तभी वो पता लगेगा। और मेरी कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंसी कितनी है, क्योंकि होल्ड करना, होल्ड करने को उन्होंने इंडिकेट किया है अपने विचारों को, कि किस तरह से मैं उसको मैं होल्ड कर पाती हूँ, मेरे में कितनी कैपेबिलिटी है। ये एबिलिटी हो गई ऊपर का भाग, और ये हमारा कैपेबिलिटी है। और जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, ये मैं अपनी कितना कैरी करती हूँ अपने इमोशंस को, कुंठाओं को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। यानी कि जोड़, जोड़ कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं इजीली गोइंग हूँ, तो मेरे में स्टिफनेस नहीं रहेगी। कई बार मेरे हाथों में स्टिफनेस हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इजी गोइंग ना बना के हम अपनी कुंठाओं को जकड़े हुए हैं। मतलब कि एक एक चीज को ना कई जगह पे इफेक्ट पड़ सकता है। हम सिंपलिसिटी हमें रखनी है, अगर हम सिंपल नहीं है तो हमारे ऊपर का पार्ट भी इफेक्ट हो रहा है, और हमारा माइग्रेन भी हो रहा है, और हमारे हाथ में भी स्टिफनेस आ रही है। तो ये जो हमारे ये जो चीजें हैं ना, वो एक मतलब कि बॉडी के कई पार्ट को इफेक्ट करती है एक ही चीज को, क्योंकि लाइफ में इतनी कितने सारे हमारे बॉडी पार्ट हर तो नहीं है कि वो एक एक चीज को करती रहेगी, यानी कि कभी कहीं पे इफेक्ट होगा उसका, हमें कभी कहीं पे इफेक्ट हो सकता है। तो वो कहती हैं, फिर से इसको मैं रीड कर रही हूँ। द आर्म्स रिप्रेजेंट अवर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू एम्ब्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं। और द अपर आर्म्स हैव टू डू विद अवर कैपेसिटी एंड द लोअर आर्म हैव टू डू विद अवर एबिलिटी। कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, नॉट कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी, मेरे में
कितनी कैपेसिटी है उस भावना को होल्ड करने की। यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस या गुरपिंदर मैम ने जिस तरह से बताया, यानी कि क्या वो उस में इतनी अपने आप को साध लिया कि वो उसको स्मार्टली हैंडल कर पा रही हैं, या मैंने अपनी आई हुई बीमारी को इतना साध लिया कि मैं अपने आने वाली आगे की लाइफ को उसमें कितना इन्वॉल्व हो पा रही हूँ, उसको कितना कैपेसिटी है मेरे में। कई लोग बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं ना, हार के बैठ जाते हैं, अरे मेरी तो जिंदगी ऐसी रही, मेरे घर मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो लोगों के लिए कहा गया है कि हमारे में कितनी एबिलिटी और कैपेसिटी है कि हम उससे स्मार्टली आगे की लाइफ को उन एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कितना सुंदर बना सकते हैं। We store old emotions in our joints and the elbow represent our flexibility. एल्बो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मेरे में कोई नहीं है, यानी कि मैं अपने पुराने ग्रीव्स को किसी को नहीं लेके बैठी हुई, मैं कुछ नहीं ऐसे चल रही हूँ। इन चेंजिंग डायरेक्शंस, आर यू फ्लेक्सिबल अबाउट ए चेंजिंग डायरेक्शन इन योर लाइफ, और आर ओल्ड इमोशंस कीपिंग योर स्टक इन वन स्पॉट? इसको कैसे मैं लेके देखूं कि मैं मेरे अगर मान लीजिए मेरे ओल्ड बिलीव्स रहे हैं कि मेरे को तो पहले की तरह कि भी मैं तो किसी ने कुछ कह दिया, मैं तो उसी को फिर से अभी भी लेके बैठी हुई हूँ, अभी भी आर्ग्यू कर रही हूँ उससे, अभी भी आउटस्पोकन हूँ। तो यानी कि मेरे लाइफ में इतना चेंज आने के बाद भी मैं भी अभी पुरानी चीजों को जकड़े बैठी हुई हूँ, अभी भी हर्ट कर लेती हूँ, अभी भी आउटस्पोकन हूँ, अभी भी तुरंत जवाब दे देती हूँ। तो यानी कि मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, जकड़े हुए हूँ, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमें पुरानी चीजों को जकड़ना नहीं है, उनसे बाहर निकल के बिंदास होके, मतलब कि इजी लाइफ को हमें बढ़ाए रखना। इसको और इसमें अपना ऐड कर दीजिए गुरपिंदर मैम, परवीन मैम, कुछ ऐड करने की जरूरत है तो। हो गया मैम बहुत अच्छे से। तो है आर्म्स का ही है, हैंड्स फिंगर्स चल रहे हैं अभी आगे, साथ हाँ साथ होता हाँ, रहेगा। ठीक है। आगे वो कहती हैं कि हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं। हाथ ग्रहण भी हम किसी चीज को किस चीज से होल्ड करते हैं? हाथों से ही करते हैं। हाथ पकड़ते भी हैं, हाथ जकड़ते भी हैं। हम चीजों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। हम चीजों को अपनी उंगलियों से, यानी कि हम किस तरह से हमारे हाथ से, कहते हैं ना कि वो हाथ से निकल गया, मौका तो मिला था मगर उसने वो मौका खो दिया और उसके हाथ से चीज निकल गई। और कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सहज सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम सुलभ, कई लोग क्या होते हैं, इजीली अपने आप को, ठीक है ना, जैसा चल रहा है सब हो जाएगा ना, पैसे, मेरे को ये काम करना है हो जाएगा, कोई बात नहीं, इजी ले लेते हैं। कहीं ना इतना टेंशन ले लेते हैं, इतनी ज्यादा, भाई मेरे को ये काम करना है, ऐसे होना है, बहुत एकदम ना पैनिक हो जाते हैं चीज में। तो वो कहती है पैनिक में हर तरह का अपना अपना किसी का हाथ होता है। कुछ खुले हाथ वाले होते हैं, यानी कि कुछ होते हैं कि खुले दिल से कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं। कुछ होते हैं बड़े रो रो के सबका करते हैं, और कुछ पैसे खर्च करने वाले भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत संभाल के रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं संभालते भी नहीं है। हम किसी चीज पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, अपने हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं, हम किसी की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं। कोई चीज पकड़ में या पकड़ के बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। वो कहती हैं कि हम कई बार क्या होता है, किसी चीज पे हाथ, किसी काम में हाथ डालते हैं मगर पीछे हट जाते हैं, उसमें फिर इन्वॉल्व नहीं होते। या वो कहती हैं कि फिर अपने हाथ हटा भी लेते हैं कि मान लीजिए पार्टी, एक गेट टुगेदर करनी थी, तो उसमें पहले तो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं ये करूंगी, और फिर उसके बाद मैं पीछे हट गई। या मैंने किसी के काम के लिए बोला कि मैं आपका ये काम कर दूंगी, आप चिंता ना करें, मैं कल जाऊंगी यूनिवर्सिटी और आपका काम कर लूंगी, और उसके बाद मैंने हाथ डाल दिया और फिर उसके बाद मैं पीछे हट गई। तो वो कहती है किसी को मेरी जरूरत थी मगर मैंने हाथ डाला और हटा भी लिया, या हटा भी लेते हैं, या चालबाजी, फिर ना कई बार हम क्या करते हैं, बड़ा गोल गोल घुमाते हैं किसी को कि नहीं ऐसा फिर ऐसा, उसके चक्रव्यूह में फंसते हैं और खुद ही और दूसरे को भी फंसाते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशन को कर लेते हैं। तो कहती है हमारे पास मदद के लिए हाथ तो होते हैं, हाथ सौम्य हो सकते हैं, सख्त भी हो सकते हैं, अधिक सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं।
वो कहते हैं जिनके हाथ सॉफ्ट होते हैं ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि वो इजीली चीजों को ज्यादा चालबाजी नहीं कर रहे, वो इजीली चल रहे हैं, यानी कि किसी को जरूरत है ना तो उसकी हेल्प भी कर दी, और लाइफ को ना पैसे खर्च करना है या न किसी चीज काम को कर रहे हैं तो कर देते हैं, तो वो अपने आप को जकड़ते नहीं है किसी चीज में। और हम सौम्य हो सकते हैं, सख्त भी हो सकते हैं, देख सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं, उंगलियों के पोर या आलोचना से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथ को जकड़ना भय से आता है, खोने का भय, कभी अधिक पैसे ना कमाने का भय कि हल्के से पकड़ने पर वह चीज हाथ से चली जाएगी। कुछ लोगों के हमने देखा होगा कई बार हाथ ना ऐसे टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, बड़े अकड़े से होते हैं, कहते हैं मेरी ना फिंगर सीधी भी नहीं हो पाती, यानी कि वो ना चीजों को बड़ा जकड़ के रखते हैं, जकड़ के बड़े पैसे भी ना बड़ा सोच समझ के 10 बार सोचेंगे खर्च करने के लिए, दूसरे के ऊपर कुछ करना है तो वो बड़ा सोच समझ के, उनके हाथ से ना निकलता नहीं है। चाहे वो, बात ये नहीं है, यहाँ पे हम देख समझने की कोशिश करें, बात ये नहीं कि जिसको भी जरूरत है उसका हमेशा हाथ ऐसे ही रखो, ऐसे नहीं। खुला दिल का ये नहीं, एक होता है समझदारी, ऐसा नहीं है हम हर चीज को ऐसे ही कर दे, कोई भी किसी ने भी कहा हम बस हाथ हम हमेशा खुला दिल रखते जाए कि भी हाँ इसने कहा इसको दे दे, हमें ये समझना होगा कहाँ जरूरत है, क्या सही है, उसको हम करें, तो वो अलग चीज हो गई। मगर जब हम पीछे हट जाते हैं, खोने का भय, अधिक पैसे ना कमाने का भय, कई बार रहता है कि जो मेरे पास है ये चला ना जाए, मेरे को आज कहीं जाना है, नहीं मैं नहीं जाती वहां पर, मेरे पैसे तो खत्म हो जाएंगे, मैं ये चीज नहीं खरीदती, मेरे पैसे तो खत्म हो जाएंगे। अब इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, एक तो है अपने शौक को पूरा करना, जैसे हमने कल बात की थी ना कि तीन हमारे पास जब एक ड्रेस से काम चल सकता है, तो हम जरूरत नहीं है कि अलमीरा को भर के रखा जाए। तो वो यही कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको भाई खर्च करना ही है, यानी कि जहां जरूरत है वहां पे खर्च ना करने से ना खर्च करने पीछे हटना, वहां पे भी खर्च ना करना, या जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी खर्च कर देना, ये दोनों चीजों में क्या होता है, अकड़न जकड़न रहती है हमारी फिंगर्स में, और वो अकड़ जाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी हम बात कर रहे हैं हाथ की बाहों की, बात की हमने, बाह का हमारा ऊपर का पार्ट हमारा कैपेसिटी को और एबिलिटी को दर्शा रहा है, नीचे का पार्ट, और हमारी बाहें हमारे किस चीज को, हमारी बाहें कह रही हैं कि जो हमारे हाथ हैं वो हमारे किस तरह से हम चीजों में कितना फ्लेक्सिबल हो पाते हैं, कितना हम इजीली आगे बढ़ पाते हैं, तो ये हमारे को इंडिकेट करती हैं। तो अब देखिए कई चीजें हमने कल भी वही चीज की थी, वही तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मतलब कि वही कहना चाह रही है, वो एक चीज के तक कई कई जगह हो सकते हैं। तो हमें ये आर्म के लिए हम लिख लेते हैं अपना अपर पार्ट और लोअर पार्ट, चाहे हम बाद में लिख लेंगे, अपर आर्म्स हैव टू डू कैपेसिटी, अपर आर्म जो हमारा ऊपर का है वो हमारी कैपेसिटी को इंडिकेट करता है, और जो हमारा लोअर आर्म है वो हमारी एबिलिटी को इंडिकेट करता है, और हमारी एल्बो इसको ज्वाइंट हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे में कितनी है, एल्बो जो हमारे ज्वाइंट्स हैं वो कितने ओल्ड इमोशंस को अगर हम जकड़े हुए हैं तो हमारे ये जकड़न रहेगी किसमें, ज्वाइंट पेन रहेगा। हैंड के लिए वो कहती हैं हैंड्स होल्ड, हैंड्स क्लेंच, we let things slip through our fingers. Sometimes we hold on too long. We are handy, we are tight fisted, open handed, penny, pinches. We can't seem to handle anything. We give handouts. We can handle ourselves or we can't seem to handle anything. हम या तो बहुत समझदारी से हर चीजों को कर लें, और नहीं तो हम क्या होता है कई बार हम उसको करना ही नहीं चाहते। उसके बाद वो कहती हैं कि किसी रिश्ते की को जोर से जकड़ कर रखने से साथी निराश होकर दूर चला जाता है, सख्ती से नीचे हाथ किसी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते, हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलना ढीलेपन और खुलेपन का एहसास देता है। वही बात आ गई कि वो कह रही है ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हम ज्यादा स्ट्रिक्टली तो नहीं लेते, अगर हमारे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम रिलेशंस को आराम से चल रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबल रहेंगे हमारे, इजीली हम मूव कर पाएंगे। इट्स हैंड डाउन, इट्स हैंड ऑफ, तो कहीं ना कहीं कैन बी हार्ड अगर हमारे हम इजीली हम नहीं कर रहे, यानी कि हम बड़े आराम से कुछ उतने रिलेशंस को बहुत ज्यादा ऐसा लेते हैं। 1 मिनट में, हेलो नील नीलम, मैं अभी आज चांस की बात है उन्होंने लेट किया सेशन,
तो मैं सेशन में ही हूँ, मम्मी को मैं दे देती हूँ या मैं बाद में करूँ। नीलम अर्जेंट तो नहीं है ना अभी इसी वक्त? देखिए वो कहती हैं कि किसी रिश्ते को जोर से पकड़ कर रखने से साथी निराश होकर दूर चला जाता है। इसको हम समझ रहे हैं? जोर से पकड़कर कई लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं जैसा कहूँ मेरा हस्बैंड सिर्फ इतना जैसा मैं कहूँ उसी हिसाब से चलना चाहिए, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा शक की निगाहों से देखना या बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करना, नाराज होते जाना, दुखी रहना, तो कहीं जकड़ कर साथी दूर ना चला जाए। सख्ती से भींचे हाथ किसी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना ढीलेपन को इंडिकेट करता है। क्लियर है ये क्या इतना? आगे बढ़े क्या इसमें या कुछ ऐड करना है? चले आगे। आगे वो कहती हैं कि जो आपका है वह आपसे कोई नहीं ले सकता, ये सहज सहज रहे। हम ये समझे कि जो मेरा है ना, जिस पे मेरा नाम लिखा वो मेरा ही रहेगा, कोई नहीं ले सकता। हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों की समस्याएं दिखाती हैं कि आपको वहां पे आराम करने और जाने देने की जरूरत है। आपको कहाँ पर आराम करने की जरूरत है? यदि आप अपनी तर्जनी को काट लेते हैं, तर्जनी मीन सेकंड फिंगर को, अंगूठे के साथ वाली, तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है। जब हम प्रेजेंट में भय में होते हैं, यानी कि जब हमारी हम बहुत ज्यादा गुस्से में प्रेजेंटली अगर हम गुस्से में हैं, तो इंडेक्स फिंगर क्या होगा? वो हमारी एंगर को इंडिकेट कर रही है। हमारी इंडेक्स फिंगर किसको इंडिकेट कर रही है? एंगर और फियर को। जो हमारी तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, ये किसको इंडिकेट कर रही है? हमारे एंगर को और फियर को कर रहे हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि अब आपके अंदर गुस्सा और भय है, अहम से भी संबंधित है। अंगूठा हमारी मेंटली स्टेटस को इंडिकेट करता है। कहते हैं ना कि हमें हमेशा ना कहते हैं कि ना जब आपको इमोशनली आप वीक हो ना, तो इसको करो, अपने थंब को मूव करो टिप से और उसको करो। इज मेंटल एंड रिप्रेजेंट वरी। अंगूठा हमारी मेंटली स्टेटस को इंडिकेट करता है, यानी कि अगर हमारे को मेंटली पीस चाहिए ना, तो हम अपने थंब को, फिंगर को किया करें, प्रेस किया करें। और इसके साथ साथ वो कहती हैं कि इंडेक्स फिंगर इंडेक्स इंडेक्स फिंगर इज द ईगो एंड फियर, यानी कि एंगर, ईगो और फियर को हमारी इंडेक्स फिंगर इंडिकेट कर रही है। थंब हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है? हमारे मेंटली स्टेटस को इंडिकेट करता है। मिडिल फिंगर सेक्स विद एंगर। मिडिल फिंगर यानी कि जो हमारी मिडिल फिंगर है वो हमारे कितने हम उसमें सक्सेसफुल या कितने हम इजीली लेते हैं सेक्स एंड विद एंगर, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप को हम किस तरह से लेते हैं, ये उसको इंडिकेट करती है। कौन सी? हमारी मिडिल फिंगर। व्हेन यू आर एंग्री होल्ड योर मिडिल फिंगर एंड वॉच द एंगर डिसॉल्व। जब हमें ये आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं पढ़ रही थी कि अगर हमें गुस्सा आए ना, तो हमें अपने मिडिल फिंगर को होल्ड कर लेना है। इसको हम किया करेंगे कि जब व्हेन यू आर एंग्री होल्ड योर मिडिल फिंगर एंड वॉच द एंगर डिसॉल्व। आप फील करेंगे कि आपका गुस्सा किस तरह से डिसॉल्व होता जा रहा है। होल्ड द राइट फिंगर इफ योर एंगर। अगर हमारा मैन के लिए है तो हमें राइट हैंड को, राइट मिडिल फिंगर को होल्ड करना है। अगर मेरा गुरपिंदर मैम के लिए है तो मुझे लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को होल्ड करना है। और अगर पापा के लिए है तो मेरे को लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को होल्ड करना है। मेरे मन में ना यही आया है, जब पापा के लिए गुस्सा होगा ना, तो इस वाली फिंगर को होल्ड कर लूंगी मैं, अच्छी टाइटली प्रेस कर दूंगी उसको। तो ये हमने क्या पढ़ लिया मिडिल फिंगर के बारे में, किस तरह से हमें मेल और फीमेल के लिए करना है। रिंग फिंगर इज बोथ यूनियन एंड लीव। और जो हमारी रिंग फिंगर है, ये वाली हमारी ग्रीफ और यूनियन की, हम किस तरह से अपने को लेते हैं और उसको दुख है क्या हमारे अंदर, केवल दुख है, अगर हम दुखी को ग्रीफ में रहते हैं, दुखी हैं, तो हम इसको पकड़े, दुखी है किसी चीज से, किसी भी सिचुएशन में। और लिटिल फिंगर हैज टू डू विद द फैमिली एंड प्रिटेंडिंग। और वो हमारे को क्या और प्रिटेंडेड, यानी कि मैं कितना दिखावे में रहती हूँ, वो हमारी लिटिल फिंगर इंडिकेट करता है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। थंब हमारा ये मेंटली स्टेटस को करता है। इंडेक्स हमारा
ये हमारा फिगर फियर और ईगो को इंडिकेट कर रहा है। और जो हमारी मिडिल फिंगर है ये हमारी सेक्सुअल जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए एंगर है उसको, या जब मेल के लिए हमें गुस्सा हो तो हमारी लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर, और फीमेल के लिए गुस्सा हो तो राइट हैंड की मिडिल फिंगर। ठीक है। और हम ग्रीफ में हैं तो यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा ग्रीफ में है, बहुत उसमें रहते हैं, डर में रहते हैं, तो हमारी रिंग फिंगर है किसके लिए, हमारे ग्रीफ के लिए। ग्रीफ यानी कि इसको हम बहुत ज्यादा अगर हम दुखी होते हैं, जब हम दुखी होते हैं किसी भी चीज को लेके हम दुखी हैं, कई बार रहता है ना कि हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं किसी चीज बात को लेके, बहुत ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। अगर मैं इस वक्त अपने थोड़ा सा ना अपने ब्रेथलेसनेस को लेके थोड़ा दुखी हो रही थी, तो मेरे को तो मैंने इस वाली फिंगर को होल्ड किया। और जो लिटिल फिंगर है ये हमारी प्रिटेंडेड, यानी कि जब हम दिखावे में और परिवार के प्रति, ये हमारी फैमिली को और हमारे दिखावे को इंडिकेट करती है। वो कहती हैं कि कनिष्ठिका का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। यानी कि परिवार, जब हमारे परिवार में अच्छे रिलेशन में किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए, या परिवार में हमें कुछ लगे कि बांध के रखना है मुझे, हमारा बंधा हुआ परिवार नहीं है, या थोड़ा सा कुछ कहीं पे कंपेटेबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, तो हम लिटिल फिंगर को होल्ड कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को हम पूरा इम्पोर्टेंट के सारे इम्पोर्टेंट है वैसे तो, ये पूरा पैराग्राफ में एक एक फिंगर को इंडिकेशन जो किया गया है उसको हम कर लेंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़े अब Yes. उसके बाद कहती हैं द बैक रिप्रेजेंट्स अवर सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि हमने देखा है कि जब कोई मजदूर वगैरह होता है ना, वो सारा पीठ पे बोझा बोरी वगैरह जब वो उठाता है ना, वो पीठ पर ही उठाता है। यानी कि जो हमारी बैक है ना, वो इंडिकेट करती है हमारे व्यवस्था को, यानी कि हमारे सपोर्ट को, हमारा कितना सपोर्ट है। प्रॉब्लम विद द बैक यूजुअली मींस वी फील वी आर नॉट बीइंग सपोर्टेड। वो कहती हैं कि हम पीठ की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। कई बार हमें डर होता है ना, कई लोगों को, कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या जीवन साथी का ही सहारा है। वास्तव में हम कई बार सोचते हैं ना, हे ये नौकरी चली, ये मेरे में भी था। पहले मैं आपको बताऊं कि अगर मैं डीएवी में जॉब में थी, कि भी जॉब अगर पता नहीं क्यों एक मन में इनसिक्योरिटी सी रहती थी कि मुझे एक अपना घर लेना है, अपना पर्सनल एक घर लेना है। अगर मेरी जॉब नहीं रही तो मेरा क्या होगा। मेरे घर में तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, मैं हस्बैंड के से यहाँ आ गई हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो यानी कि जब हमें इस तरह का डर होता है, यानी कि अपना पीठ जो हमारी पूरी जिंदगी का बोझ है, जो हमारे पूरा बोझ सहन कर रहा है इस बॉडी का, अगर हम उसके लिए डाउटफुल रहते हैं तो हम वो इंडिकेट करती है पीठ से रिलेटेड। तो वो जब हम सोचते हैं ना कि नौकरी का या परिवार का मेरा क्या होगा, और जबकि हमें ये समझना चाहिए सब तो सेकेंडरी चीजें, और अगर जीवित रहने के लिए तो क्या चाहिए, मुझे सांसें चाहिए, बस मेरे को सांसें होनी चाहिए मेरे पास जीने के लिए। तो सबसे बड़ा कहते हैं ना, जब तक प्राण है, जब तक सांस है तब तक प्राण है। प्राणायाम यानी कि सांसों में गैप देकर लेना। तो यानी कि जब तक जीवन जीने के लिए सांसें ही महत्वपूर्ण है, ये नौकरी परिवार ये घर ये सब तो सेकेंडरी बहुत दूर की चीजें। तो इसमें मत अटको, अपनी पीठ पे जो तुमने बोझा डाला हुआ है इतना सारा, अपने नौकरी का, अपने जीवन के, अपने लाइफ को लेकर उसको मत डालो। ये सोचो कि मेरे लाइफ में तो सिर्फ सांसें ही हैं जो मुझे जीवन दे रही है, ना कि ये नौकरी और ये परिवार या कोई और। वो कहती हैं कि हमारी तो ब्रह्मांड में जीवन पूरी तरह से सहयोग देता है, जबकि स्वयं जीवन हमें देता है, मगर हम फिर भी डरते रहते हैं। भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से मेरा पति, प्रेमी, पत्नी मुझे समझता नहीं या सहयोग नहीं करता, जब हम इन सब के रहते हैं कि वो तो मुझे समझ ही नहीं रहा, मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। अब वो कहती हैं पीठ के ऊपरी हिस्से का संबंध इमोशंस के अभाव की फीलिंग से है। जब हमारा पीठ का ऊपर का भाग, यानी कि ऊपर का भाग, हम इसको कहें कि हमारी पीठ कहाँ से कहलाएगी, जो हमारे कंधा से लेके स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी शोल्डर से नीचे टेल बोन तक है। तो उसमें जब हम ऊपर का भाग, ऊपर का हम कह सोचेंगे कि जो हमारी
मेरे हस्बैंड मेरे से किस तरह से बिहेव करते हैं या बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, जब मैं उनसे एक्सपेक्टेशंस करता हूँ, उनसे सहयोग की, इमोशनली उनसे बहुत ज्यादा इमोशंस की, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हस्बैंड इस तरह से करे, तो जब ये चीज हमारे में इनसिक्योरिटी होती है तो वो अपर पार्ट को इंडिकेट करती है। और पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। मिडिल पार्ट का वो कहती हैं कि गिल्ट रहता है जब किसी चीज का, तो वो मिडिल पार्ट को इंडिकेट करता है। ऑल दैट स्टफ दैट इज इन द बैक ऑफ अस, यानी कि मिडिल पार्ट हमारे किसको इंडिकेट कर रहा है, गिल्ट को। अपर पार्ट हमारे इमोशंस को, जो हमारे फैमिली के लिए है, हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए है, वो अपर पार्ट हो गया। मिडिल पार्ट मेरे अंदर अगर कोई गिल्ट है उसके लिए इंडिकेट करता है। और इसके साथ साथ वो कहती हैं कि आर यू अफ्रेड टू सी व्हाट इज बैक देयर, आर यू हाइडिंग व्हाट इज बैक देयर, डू यू फील स्टेप्ड इन द बैक। और क्या आप जब पीठ में क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं, क्या आप छिपा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ के पीछे से छुरा घोंपा गया है, यानी कि हमें पता है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, फिर भी हम सच्चाई में नहीं जीते, तो हमें क्या लगता है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। यानी कि हमारी सारी भावनाएं प्रॉपर उन्होंने इंडिकेट किया इमोशंस को, कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारी फूड की, यानी कि जिंदगी का जो पूरा भार है वो हमारी पीठ इंडिकेट करती है। जब कि भाई क्या क्यों कैसे, जब जिंदगी जीने के लिए कि आगे, जबकि हमें सांसों के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, जब हम रिलेशंस पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो अगर मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो क्या होगा मेरा, मेरी वाइफ नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जब हम इन चक्रों में स्टक कर लेते हैं तो वो हमारी पीठ के दर्द को इंडिकेट करते हैं। तो पीठ के मध्य हिस्से का क्लियर है। क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्या आपकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है, क्या आप उनके बारे में कुछ ज्यादा चिंतित हैं, आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। तो यानी कि जब आप आर्थिक स्थिति, देखिए तीन पार्ट हो गए, ऊपर अपर पार्ट हो गया हमारा इमोशन से, जो हमने बच्चों के लिए हस्बैंड वाइफ के लिए लिया। मिडिल पार्ट हो गया हमारा गिल्ट, गिल्ट किसी भी चीज से हो सकता है, कि भाई गिल्ट कि भी मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, जब मेरे को गिल्ट रहता है अपने आप से ही भी गिल्ट, मैं तो अपने आप से गिल्ट बहुत कर रही थी पहले, अब कम कर रही हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। जब हमारे अंदर अपराध बोध होता है किसी चीज को, वो मिडिल पार्ट को। और जब हमारा लोअर पार्ट, जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए जब हम परेशान रहते हैं कि कैसे होगा, जब मेरी अस्त व्यस्त हो जाती है कंडीशन, यानी कि मेरे पास इनकम सोर्स नहीं आ रहा और मैं परेशान हो रही हूँ कि सारा कुछ इलबिल हो रहा है, कि भाई क्या होगा कैसे होगा, पीठ का निचला हिस्सा उसको इंडिकेट करता है जब हम किसी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, जब हमें पैसे का डर होता है कि कैसे करूंगी मैं, आपके पास राशि है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो ये डिपेंड नहीं करता कि मेरे पास कितना है, यानी कि जब मैं परेशान रहती हूँ फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके, जब मैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहती हूँ, तो वो हमारे लोअर बैक को इंडिकेट करता है। क्लियर है इतना, आगे कुछ इसमें कुछ एडिशन की जरूरत है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं क्या? ये हो गया हमारा। इसमें से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, या उसके बिना हम नहीं रह सकते, ये सच नहीं है। अधिक महत्व, मम्मी फोन देख लो, एक मिनट। वो कहती हैं कि आप हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि पैसा, ये सच नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण कुछ और ही है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वह है हमारी सांसें। मतलब कि हम ये सोचते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए कि वही सब कुछ है, या हम सोचते हैं कि बच्चे ही सब कुछ है, या मैं सोचता हूँ पैसा ही सब कुछ है, या मेरे अंदर किसी चीज को लेके गिल्ट होता है। जब हम इन चीजों में पड़े रहते हैं ना, तो इन चीजों में, और जबकि हम जब स्टक तो हो जाते हैं इन चीजों में, मगर हमें ये समझना होगा इन सबसे ऊपर भी है एक चीज, सांसें। यानी कि जब तक मेरा जीवन है तब तक, जब तक सांसें हैं तभी तक ही मेरा जीवन है।
और जबकि हम सोच लेते हैं जब तक मेरा पति है तब तक ही मेरी जिंदगी है, जब तक मेरा बच्चा है तब तक ही मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चों के बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। यानी कि बजाय इसके कि हम इन चीजों में पड़े, हमें ये देखना होगा जब तक मेरी सांसें हैं तभी तक मैं जीवित रह पाऊंगा। हमारी सांस हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं कि अपनी सांस जरूर आएगी। यदि इसके बाद भी सांस लें तो हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी हैं कि हम जब तक जीवित रहें तब तक सांसें ले सकते हैं, तो हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की और भी चीजें हमें जरूर मिलेगी। वो कहती है कि वही आते हैं ना, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। वही उन्होंने बात देखी कैसे, किस तरह से हम किस तरह से बोलते हैं। हमने भगवान को ये बोल दिया कि आपने जब जीवन दिया है तो आप ही संभालोगे। उन्होंने भी यही किया, कहा है कि जब यूनिवर्स ने हमें ये शरीर दिया है, जब तक सांसें हैं तो वो अपने आप कुछ ना कुछ हमारा सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ हमारा अपने आप वे आउट निकल जाएगा इस जिंदगी को जीने के लिए। इसलिए अपने पति पत्नी बच्चे और कुंठाओं में पैसों के कि पैसा ही कुछ है, ग्रीफ में ना जिए, अपनी सांसों के साथ जिए, तुम्हें सब कुछ वही। देखिए यहाँ पे वही हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट आ गई, या पत्री जी की बात आ गई कि सांस ही हमारी सब कुछ है। तो कितना मतलब कि सारी स्पिरिचुअलिटी कितना इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरी चीजों से। आगे वो कहती हैं कुछ ये यहाँ पे ये एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। हाँ करो ना। हमारा संसार, हम अगर जीवित है, ये श्वासें है तो हम जीवित है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैं एग्जांपल भी बच्चों को भी यही देती थी कि आपको जो चाहे पसंद का मिल रहा है, लेकिन 10 मिनट मुझे अपना मुंह बंद करने दो, तो कोई भी नहीं। कॉमन एग्जांपल यही देते हैं हम सबको। तो इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि इसी वजह से तो हम जिंदा है, नहीं अदरवाइज तो डेड बॉडी है, तो उसको ऊपर से तो चाहे जितनी मर्जी डेकोरेशन कर दो। आपने देखा ही होगा कि जब इंसान प्राण निकल जाते हैं, शिव का शव बन जाता है, शक्ति निकल जाती है, तो उसके बाद चाहे आप महंगी चादरें पश्मीने ओढ़ा दो, क्या उसको पता लगेगा? तो जीवन इसी वजह से ही है कि श्वास है, और तो कुछ है ही नहीं। ये देखा जाए, ये स्पिरिचुअल, ये कॉमनेस्ट थिंग है, कॉमनेस्ट थिंग है। इवन जड़ चेतन जो भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु जीवाणु जो भी है, जब तक लाइफ फोर्स है तभी तक का हमारी सारा खेल है। वो खत्म हुआ, हाँ ठीक है, हमने ये जान लिया कि वो एक फियर कवर करने के लिए भी मॉर्टल है, सोल आती जाती रहेगी, लेकिन ये बॉडी का सच तो यही है कि जब तक प्राण है तब तक है, अदरवाइज नथिंग इज देयर। बिल्कुल बिल्कुल सही, कितनी सही बात बोली है। अब ठीक, आपकी आवाज नहीं आ रही मनीषा। मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ हाँ नहीं मेरे रही को भी थी, लग रहा है कट गया मेरा। था, पॉज हो गया था। अब आ रही है? अब आ रही है? सही है। हाँ अब आ रही होगी। ये सब आ रही है। ठीक है। अब वो आगे कहती हैं कि हमें जब तक मतलब कि जो सांसें, तो जो चीजें मेरी जरूरत की है ना वो मिलेंगी जरूर मुझे। फिर जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जीवन को अपनाने, मैं इसको ना अपने साथ कोरिलेट करके दिख रही थी कि जीवन को अपनाने, जो चल रहा है उसको अपनाओ, खुशी से अपनाओ, उसमें गिल्ट मत करो। कि भी फेफड़ों में समस्याएं आमतौर पर अर्थ होता है हम जीवन को अपनाने से डरते हैं, या संभवतः ऐसा महसूस करते हैं कि हम पूर्ण रूप से जीवन जीने का अधिकार नहीं है। मेरे को लगता था कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे को ये राइट नहीं है। गुरपिंदर मैम, ये मेरे लिए है, थोड़ा सा इसको आप ना मेरे दिमाग में थोड़ा और इसमें ऐड करके डिटेल में, हल्का सा डिटेल में कर दीजिए आप दोनों को इस पैराग्राफ। ये स्पेशली मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। आपकी आवाज कट रही है मनीषा। मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारे फेफड़े हैं, अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को, to take in and give out life,
जीवन को अपनाने और उसे छोड़ने को प्रदर्शित करते। आवाज मेरी बीच में चली जाती है क्या? फेफड़ों की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन को अपनाने से डरते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं आवाज आ नहीं, इसको मैं थोड़ा सा यही जो मैंने हमेशा से हमारे साथ जब पहली बार जयपुर में भी मिले थे, मैंने आपको बताया था ना कि कैपिंग सेरेमनी वाले दिन कि वो एक थोड़ा सा टाइम जो रूटीन जो हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि मनीषा डोंट अटको मत, जो हो गया फ्लो को चलते रहने दो, क्योंकि ब्रीद इन अभी कर रहे हैं, ब्रीद आउट भी हम अभी कर रहे हैं। लंग्स हमारे प्रेजेंट मोमेंट में भी हमें प्रेजेंट मोमेंट में लंग्स की यूटिलिटी हमारी बॉडी के लिए प्रेजेंट मोमेंट की है, टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, क्योंकि इसी समय इनहेल कर रहे हो, इसी समय एक्सेल कर रहे हो। वो ठीक है, कुंभक भी आप कितनी देर का लगा पाओगे? वो ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपर्ट होंगे उनका कुंभक कितनी देर चलता है, कितनी देर चलता है, कितना लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं ना होता, फिर भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कि वी आर अफ्रेड टू टेक इन लाइफ एंड perhaps we feel do not have the right to live life fully। वो डर जो मैंने फर्स्ट डे महसूस किया था ना कि पूरा टाइम आज मैंने अपने प्राणायाम नहीं पूरे किए गुरपिंदर मैम, मैं लो फील कर रही हूँ, मैं लो फील कर रही हूँ। यानी कि पूरा दिन था वहां पे सेलिब्रेशन का, और फिर भी मनीषा डरी हुई थी कि मॉर्निंग में प्राणायाम पूरी तरह सही तरीके से नहीं कर पाई। याद है ना जयपुर में हुआ था ना? अभी भी कई बार होता है कि मैं अपना ये नहीं कर पाती, मैं ये नहीं कर पाती। मैं बोलती हूँ कि निकलो उससे और आगे वाले में। when we are not ready to take fully life, live life fully, जो सामने है उसको जी लो, प्रेजेंट मोमेंट पे भी फोकस करना। ये चीज हमेशा वहां फर्स्ट टाइम की मीटिंग में मैंने आपको बोला मेरे को वही मैम, वही बात है कि हम 10 बार सुनते हैं, माइंड है ना वो कब किस तरह को एक्सेप्ट कर ले। अब जो चीज मेरे मतलब कि हमेशा आपने बोला, कई बार बोला, मगर अब जो कोरिलेट कर रही हूँ ना, तो आज के बाद से अब ये चीज नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी इसको। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आगे वो बोलती है कि हमें पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, हम जब हमारे अंदर रहता है कि जीवन जीने का अधिकार नहीं है। मेरे में ये भी था कि मेरी मेरी तो काम सिर्फ करना है। मैं थोड़ा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, डरना एक भी नहीं, मैं नहीं वहां नहीं जा सकती, मैं क्यों जाऊं, मैं खर्च नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। क्यों भाई, जब मैं हूं तो जब मेरा राइट है ना वो करती हो, गिल्ट करती हो कि मुझे उनका देना है। तो ये चीज अब ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने अपने आप से अब सीख ली है। अब दूसरा वो कहती है महिलाएं पारंपरिक रूप से बहुत उथली सांस लेने वाली होती हैं और अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का महत्वपूर्ण सदस्य हैं और पूरी तरह वह गहरी सांस ले रही हैं। यानी कि वो कहती हैं कि जो फीमेल होती हैं ट्रेडिशनली बीन वेरी शैलो ब्रेदर्स एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ देमसेल्व्स सेकंड क्लास सिटीजन। यानी कि उनकी तो वो कहती थी अपने आप को ना कुंठित, कि मेरे तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो अपने आप को डाउन ग्रेड समझती थी। मेरा काम क्या है फीमेल्स का? सिर्फ दूसरों की सेवा करना, पति की सेवा करना, घर को संभालना, बच्चों को देखना, सिर्फ मेरा तो यही काम है। वो इस उसमें रहती थी ज्यादा। तो वो अब क्या है, टुडे दिस इज ऑल चेंजिंग। women are taking their place as fully member of society and breathing deeply and fully। अब वो चेंज हो चुकी है। अब वो इस चीज में नहीं स्टक करके बैठी हुई कि मेरा काम सिर्फ पति की, बच्चों की या घर की सेवा करना है। अब वो भी फ्री होके लाइफ को सरवाइव कर रही है। यस गुरपिंदर मैम, आई विल ऑल्सो डू इट, आई विल एंजॉय। और उसके बाद वो गहरी सांस ले रही है। मुझे महिलाओं को खेलों में देखना अच्छा लगता है। महिलाओं ने खेतों में हमेशा काम किया, लेकिन इतिहास में पहली बार महिलाएं खेलों में उतरी। उनके शानदार शरीरों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। एम एम्फाइसीजा और भारी धूम्रपान जीवन को निकालने के तरीके हैं। ये कहती हैं एम्फीसेमा एम्फीसेमा एंड हैवी स्मोकिंग आर वे टू डिनाइंग लाइफ। ये क्या करते हैं?
ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं के जीवन को नकारने की तरीके, यानी कि जो जीवन है उससे वो दूर भाग रहे हैं। दे मास्क ए डीप फीलिंग ऑफ बीइंग टोटली अनवर्दी ऑफ एग्जिस्टिंग। स्कॉल्डिंग विल नॉट चेंज द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अपने आप को कैसे, अब हम क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि डांटने से नहीं बदल सकती, सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार भावना को बदलने की जरूरत है। हम अगर हमें स्मोकिंग छोड़नी है, सबसे पहले तो फीलिंग्स को समझना होगा। हमें सबसे पहले अपनी फीलिंग्स जनरेट करनी होगी, हाँ मुझे ये छोड़ना है, तब जाके छूटेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को डांट पटक के कह दूंगी कि नहीं छोड़ो ये, जब तक अंदर से मेरी इमोशनली आवाज नहीं आएगी मैं नहीं छोड़ पाऊंगी। बजाय इसकी कि मैं उसको डांटने से नहीं जाएगी, हमें फीलिंग से, एक जिम्मेदारी भावना को बदलने की जरूरत है। अब वो कहती हैं स्तन, हमारे जो ब्रेस्ट हैं, पालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब स्तनों में समस्या होती है तो उसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या अनुभव को, हम किसी चीज में स्टक हो रहे हैं। वो कहती हैं कि ब्रेस्ट रिप्रेजेंट द मदरिंग प्रिंसिपल। देयर आर प्रॉब्लम विद द ब्रेस्ट, इट्स यूजुअली मींस ओवर मदरिंग, ओवर अटैचमेंट। जब हम किसी कहते हैं ना एक चीज से इतना जैसे मेरे फादर ही हैं, पुरानी चीजों से इतना ज्यादा अटैच है कि वो उनको चाहे वो जरूरत नहीं है। जैसे सब कहते हैं कि जब तुम बाहर निकालोगे तभी तो नई चीज आएंगी, तो वो बिल्कुल स्टक हुए पड़े हैं, मतलब कि चीजों से चिपके हुए कि नहीं ये तो मेरी मदर की चीज है, तो मैं अंदर चाहे वो टूट जाए वो रहेगी यहीं पर ही, फोटो है तो वो यहीं रहेगी, मेरी सर्टिफिकेट वो यहीं रहेंगे। चाहे कोई भी हो, अगर हम अपनी पुरानी चीजों के साथ चिपके पड़े उसको होल्ड करके बैठे हैं, चाहे वो घर भी हो सकता है, चाहे वो मेरी साइकिल हो सकती है, चाहे वो मेरे कपड़े हो सकते हैं, कोई भी चीज को हम पकड़ के होल्ड करके टाइटली ना बैठे, उससे क्या होगा, हमारे ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। फिर उसके बाद कहती हैं पार्ट ऑफ मदरिंग प्रोसेस इज टू अलाउ टू चिल्ड ग्रो अप। अब वो इसकी बात कह रही हैं कि पालन पोषण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है बच्चे को बड़े होते देना। हमें यह जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी चाहिए, या उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ देना चाहिए। अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रौब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। मेरे फादर भैया को इतना ज्यादा नहीं नहीं तुम नहीं करोगे मैं ही करूंगा, इवन आफ्टर मैरिज भी उनको कुछ नहीं करने देते, तुम जाने दो मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। तो यानी कि जब हम बच्चों की लाइफ में, यहाँ पे बोला है ना जी के सर ने भी कि बच्चे की लाइफ में 14th तक बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स, उसके बाद उनको छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर डाल देना चाहिए। उनके लिए अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स को उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वो क्यों परेशान है। तो उनके ऊपर उनकी जर्नी अब शुरू हो गई है, उनको करने दो। 18th के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है गाइड करना चाहिए, मगर जरूरत से ज्यादा उनकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कि वो जो अपनी जर्नी लिखवा के लाया, जो उसका सोल प्लान है, वो उसका सोल प्लान है, वो उसको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करेगा, उसमें हमें नहीं पड़ना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया हमें छोड़नी होगी। और इसके साथ साथ तो वो कहती हैं कि यदि कभी कभी इस स्थिति से अधिक रौब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह से, और कई बार ना हम इतना ज्यादा रौब दिखाते हैं, कई बार कहते हैं ना कि शादी तो हो गई है मेरी, मगर मेरा पापा का पूरा होल्ड है मेरे ऊपर, मैं कोई भी चीज करना चाहूँ तो कर नहीं सकता पापा से पूछे बिना। यानी कि पालन इतना ज्यादा रौब वो दिखाते हैं मैरिड पर्सन के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी, कि वो डिसीजन नहीं ले पाता अपने बारे में। वो कहती हैं कि यदि कैंसर होता है तो इसका मतलब गहरी नाराजगी है। डर को त्यागने और झेलने की ब्रह्मांड का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। यानी कि जब हम नाराजगी, चाहे अपने से ही नाराजगी क्यों ना हो, कैंसर का रीजन, बहुत बड़ा रीजन इमोशंस हैं, जो मैंने फील किया अपने ऊपर, कि चाहे वो हम नाराजगी अपने आप से हो, चाहे फैमिली के किसी मेंबर से भी हो सकती है। यानी कि गिल्ट होना बहुत बड़ा रीजन है कैंसर का। अब है कि हमारा दिल, जी हाँ, प्यार का प्रतिनिधि है, दिल हमारा प्यार का प्रतिनिधि है। और प्यार का, जब रक्त खुशी का प्रतीक है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है, हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। हमारा दिल, कहते हैं ना, हार्ट तो है ही किसको, लव के लिए। लव योरसेल्फ, गिव लव टू अदर्स।
तो वो कहती है कि प्यार से हमारे शरीर में खुशी बढ़ता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है और हम एनीमिक, एंजाइना या हृदयघात की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी कि हमें खुले दिल वाला होना चाहिए, बिंदास होना चाहिए आप सबकी तरह, कि भाई हम प्यार लेने और देने के लिए तैयार रहें। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ब्लड फ्लो, और हमारा ब्लड किसका प्रतीक है? ब्लड इंडिकेट करता है हैप्पीनेस को। और जब हम प्यार देने और लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा हार्ट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हार्ट ही हमारी पंपिंग करता है, ब्लड को सारा वही कर रहा है, वो प्यूरिफाई करके आगे भेज रहा है, पास ऑन कर रहा है। तो उससे क्या होगा? ब्लड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ब्लड डिस्टर्ब हुआ तो हम एनीमिक हो गए, हमें दुनिया भर की ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें हो गई, या इसके साथ साथ हमें हार्ट प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। हृदय हम पर आघात नहीं करता, हम नहीं उत्पन्न किए हुए सोप ओपेरा और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि हम छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे आसपास होती हैं। हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं। अंत में वह पीड़ा से कराने लगता है। जिन लोगों को हृदयघात होता है वे कभी खुश नहीं रहते। यदि वे समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उनका दूसरा हृदयघात हो सकता है। यानी कि हमेशा हमें खुल दिल बनाना चाहिए। ये तो अपन हार्ट चक्र में दिक्कत पड़ती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा नॉर्मल है, क्लियर है। सोने का दिल, ठंडा दिल, खुला दिल, काला दिल, स्नेह दिल, गर्म जोशी भरा दिल, इनमें से आपका दिल कौन सा है? पहले नहीं था मेरा, अब मेरा स्नेह दिल भी है, गर्म जोशी वाला भी है, खुला दिल भी है, अब हो गया मेरा। पेट हमारा सभी नए विचारों और अनुभवों को बचा लेता है। हमारे सभी नए विचारों को आप किसे या क्या नहीं बचा सकते। आप अपनी आंतों से क्या प्रभाव महसूस करते हैं? जब पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं तो आमतौर पर यह मतलब होता है कि हम नए अनुभवों को हम पचा नहीं रहे हैं, हम डरते हैं। इसको थोड़ा डॉक्टर इलेबोरेट कर दो, ये पचाने वाली जी, बात को। बचाने वाला मतलब वही कि जो चीज हमें कुछ समझ आ रहा है लेकिन हम चाह के भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बचाना तो यही हुआ ना, डाइजेशन। डाइजेशन की भी तीन चार वो होती हैं कि पहले हम खाना खाते हैं, मेस्टिकेशन हो जाती है, फिर आती है डाइजेशन के पेट में जाके खाना पचता है, फिर आंतों में जाके अब्जॉर्ब होता है और फिर बड़ी आंत से मल से निकलता है। तो ये सारे गैस्ट्रिक का पार्ट है, जैसे हमने स्पिरिचुअल टैबलेट में भी पढ़ा था। तो पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पचा लेता है, और अगर ना पचा पाए तो फिर क्या होता है? वॉमिटिंग्स और या लूज मोशन। स्टिफनेस हाँ, और गैस्ट्राइटिस भी हो जाता है। तो जो नए विचार हैं अगर आपने पचा लिया, दैट मीन्स यू आर फ्लेक्सिबल, आपने तो वो तो डाइजेशन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इफ यू आर रेजिस्टेंस टू दैट, उनको विचारों को जो नए आए, आपने उनको रजिस्ट किया या उनको लेट डाउन किया या उनकी वजह से आप में गिल्ट आई, तो फिर वो सारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई तो दैट मीन्स आपके अरशद वर्गा। और अगर वॉमिटिंग्स हो रही हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन वहां आपको एनालाइज करना है कि उसको किस तरह से चैनलाइज करना है आपने। जैसे गैस्ट्रिक के हमारे लेसन्स हैं। तो अनुभवों को, विचारों को पचा लेता है, मतलब जो खाना, स्टमक है किस चीज के लिए? उसका एसिड बेस बैलेंस प्रॉपर हो। स्टमक इतना पाउच है, यहाँ पे HCl होना चाहिए। और HCl, एक चीज और बता दूं, है तो शॉकिंग ही है लेकिन डॉक्टर्स भी जानते हैं, बट आम लोगों को आप देखो, आप कोई भी दवाई लो, कोई भी दवाई लो, तो डॉक्टर क्या करता है, वो मॉर्निंग में कौन सी लगती है सबको? गैस की एंटासिड, वो भी देते हैं। पेंटॉप। जबकि वो एंटासिड, वो इसीलिए, हाँ, एंटासिड्स होती हैं वो एसिड के दवाई से एसिड ज्यादा बना। लेकिन मेडिसिन से आपका एसिड जब भी बनता है, या पेट में इंडाइजेशन जब भी होती है, मतलब जिसको हम बदहजमी होते हैं, वो ज्यादा एसिड से कभी नहीं होती, वो लो एसिड से होगी। वहां एसिड आपका लो है, तभी जो एंटासिड्स है ना,
जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जहां आपकी कैपिलरीज खराब होती हैं, ब्लड वेसल्स खराब होती है, वो इसलिए कि आपने कोई भी एंटीबायोटिक लिया, कुछ भी, लाइफ है, लेनी पड़ेगी दवाइयां, लेकिन साथ में एंटासिड ऐड कर देते हैं, यानी कि वो आपके स्टमक एक रिजर्वायर है, HCl का पॉट है, वो एसिड का पॉट है, उसमें एसिड होना ही चाहिए। उसको जब एंटासिड्स और दवाइयां देके हम उस एसिड को खत्म करते हैं, एसिड किस लिए होना चाहिए कि जैसे ही आपका फूड वहां जाएगा वो पच जाएगा, स्टमक की मूवमेंट्स से पाचन वहां से शुरू होना शुरू हो जाएगा, आगे तक जाके वो रस शरीर में जाता है। तो अगर एसिड ही नहीं होगा तो पचेगा। बदहजमी एसिड कम होने की वजह से होती है, ना कि एसिड ज्यादा होने की वजह से। सब लोग वो एंटासिड्स लेते लेते रहते हैं, लेकिन कम है एसिड, वो पचा नहीं पाया आपके खाने को राइट टाइम पे, वो स्टमक से बाहर नहीं जा पाया। तो वही है, अगर आपने कुछ सुना, वो पेट दर्द वाली बात सुनी होगी ना, कि वो किसी ने बहुत अच्छी स्टोरी थी कि किसी के मन में कुछ बात थी लेकिन वो बोल नहीं पाए, तो वो बोलते कि यहाँ नहीं बोलना, तो ऐसे कर, पेड़ के पास जाके बोल दे। उसने पेड़ के पास जाके बोली और कुदरती वो पेड़ कटा और पेड़ कट के वो तुम्बी बन गई। लेकिन जब तुम्बी बजाने लगी तो वही बातें, वो जब भी तुम्बी बजाए तो वो बात, वो गाने में भी वही आए। तो वही है, ये है अपच का। तो जो चीज हम नहीं ले पाते, कुछ चीजें हैं जो हमें स्लोली डाइजेस्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हम नए विचारों को, चेंज के लिए, यहाँ पे भी बात यही है कि चेंज को हमें कितनी जल्दी एक्सेप्ट करना, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। न्यू आइडियाज, न्यू चेंज, वो सब चीज है। हाँ, ठीक है, फिर आगे आगे करें। वो कहती हैं कि जब पेट से संबंधित बीमारी होती है, आमतौर पर यह मतलब है कि हम नए अनुभव को जा पा रहे। हमें से बहुतों को याद होगा कि जब कमर्शियल वायुयान पहले पहले लोकप्रिय हुए थे, यह नया विचार पचाना मुश्किल था। इस धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग से कैसे जा सकते हैं। हर सीट पर थ्रो अप बैग, उल्टियां करने वाला बैग थे। हमें से अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करते थे। हम यथासंभव सावधानी से अपने बैगों में उल्टियां भरते थे और उन्हें बंद करके पारिवारिक को पकड़ा देते थे, है परिचारिका को, जो वहां पे वो होती थी एयर होस्टेस, और उन्हें एकत्रित करने में अपने काफी समय खर्च करती थी। अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं और हालांकि बैग अब भी हर सीट पर होते हैं, उन्हें शायद ही इस्तेमाल में लाया जाता है। उसे उड़ाने के विचार को ग्रहण कर लिया है। हमने उड़ने के विचार को ग्रहण कर लिया, यानी कि जब शुरू में हमने एयर ट्रेवल स्टार्ट हुए थे, तो उस वक्त बड़ी इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि नोशिया ये सब होता था। मगर अब जैसे जैसे इस तरह के उसमें इंस्ट्रूमेंट्स जनरेट कर दिए गए हैं कि वो वोमिटिंग सेंसेशन, या ऊपर जैसे कहते हैं कि ऊपर जैसे जैसे ऊपर पहुंच, ऑक्सीजन कम होना, वो जो सारी पहले प्रॉब्लम्स थी, वो अब उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है। तो और इसके साथ साथ बहुत वर्ष बीत चुके हैं, हालांकि बैग अब भी हर सीट पर होते हैं और शायद ही ये उड़ने के विचार को ग्रहण कर लिया। अल्सर भय से अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब वो कहती हैं कि जो अल्सर है, पर्याप्त रूप से अच्छा न होने का भारी भय। हमें, वो कहती हैं कि हमें क्या क्या होता है, हम माता पिता की आशाओं पर, बॉस की उम्मीदों पर खरे ना उतरने से डरते हैं। किसको होता है अल्सर की भी, जब हम हमेशा डर रहता है कि पता नहीं मैं अपने काम में अपने माँ बाप की नजरों में खरा उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा। मैं ये काम, डर रहता है हमें कि मैं इस काम को ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या उनकी उम्मीदों के पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बॉस की उम्मीदों पर खरा ना उतरने से डरते हैं। हम अपने अस्तित्व को पचा नहीं सकते। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो। हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हम पूरी तरह से अपने लिए ना कॉन्फिडेंट नहीं होते कि जो मैं कर रही हूँ सही हूँ या नहीं हूँ। कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरे मम्मी पापा रहते हैं, तो मैं अगर गिल्ट करूं कि मैं उनके लिए अच्छे से कर रही हूँ नहीं कर रही, पता नहीं ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, तो जब मैं ये करूंगी, या मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, वहां पे ये रहता है कि मैं अपने मेरे काम में मुझे डाउट रहता है, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम डाउट रहते हैं। कॉन्फिडेंटली
हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, अपने हमेशा डाउटफुल में रहते हैं कि पता नहीं ठीक है या नहीं है। तो अपने शक करना, अपने कैपेबिलिटी, अपनी मेहनत पे ही हम जब शक करते हैं तो उसमें उस सिचुएशन में हमें अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है और हम खुश करने में ही लगे रहते हैं, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें कम होता है। तो इतना आगे और करना है क्या, तक रहने दें क्या? 5:30 भी यहाँ हो की गए, मैं बताइए। एग्जाम्पल, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देना मेरे ख्याल चाहूंगी से फ्रेंड्स। जेनाइटल का आगे नीचे का लोअर पार्ट। यस, अल्सर्स की मैं एक एग्जांपल शेयर करूं, बिल्कुल लिविंग एग्जांपल, जो मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था कि 222 में मदर के पैरालिसिस हो गया था और शी वाज इन टोटल बेड। मुझे घर छोड़ के वहां रहना पड़ रहा था, यहाँ पे भी। और इन बिटवीन स्पिरिचुअल टैबलेट का काशी की जो वर्कशॉप आ गई थी, तो प्रवीणा मैम और सब मास्टर्स नहीं हो रहे थे, तो अंदर से हुआ कि आपका आश्रम धर्मा भी हो जाएगा, कि इतनी वो आ रही है, थोड़ा ब्रेक लेके के अपना घर ही छोड़ा है, वहां पे भी रह रहे हो, वहां तो और कोई, चलो मुझे भी हुआ कि दूसरी सिस्टर्स कोई देख लेंगी, चलो मैं काशी जाती हूँ, बेटे को लेके गई। वहां जाके मुझे मतलब जब वहां का सिनेरियो और फिर पता लगा कि यार मास्टर्स तो 7-8 आ ही गए, मैं इतनी गिल्ट में और उसमें चली गई कि इस राइट टाइम पे मुझे मेरी मदर के पास होना चाहिए था, क्योंकि मार्च अप्रैल का टाइम था और सिस्टर्स सब टीचिंग लाइन में, और मार्च अप्रैल में टीचर्स पे कितना प्रेशर होता है मार्च में। और वो गिल्ट वहां पे मुझे, वहां जाके जब मदर की पीछे से कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, स्टाफ भी था हमारा रखा हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह पैरालाइज्ड थे, सारी जिंदगी उन्होंने किया। मैं वहां इतनी उसमें चली गई कि मेरा उस समय वहां होना चाहिए था कि बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, वो छोटी तीनों चारों एग्जाम्स में, स्कूलों में, गवर्नमेंट में या चाहे प्राइवेट में है, लेकिन चाहे स्टाफ भी रखा हुआ था, नर्सिंग स्टाफ रखा हुआ था। वहां से मैं अप्रैल में वापस आ गई, 12 को वापस आ गई काशी से आके। वहां से मेरे इंडाइजेशन, पेट में दर्द, और जब एंडोस्कोपी करवाई और मेरे स्वीयर अंदर जख्म थे, और मेरा पेट मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे जख्म हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो वहां चले तो गई, लेकिन साथ में डर भी, डर इसलिए वहां किसी को एक्सप्रेस नहीं, क्योंकि सबने बोला कि आपको जाना पड़ेगा, ये आपके L2 की वो भी है, ट्रेनिंग है, आपको पहले नहीं आप गए, तो अभी भी वो डर था, उस वजह से टास्क भी ले लिया ऑफिस की तरफ से। और साथ में मन वहां अटका हुआ था कि कहाँ नीडेड है। तो लाइफ में कभी मैंने सोचा नहीं था इतना सही तरीके से खाना खाना, एक्सरसाइज, लेकिन मेंटल वो सिनेरियो जो ये यहाँ पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे हजम नहीं, कि वहां पे इतने जने थे, कम से कम 7-8 काउंसलर थे, मुझे यही लग रहा था कि यार मैं क्यों आई, और मेरे वो जख्म बन गए, स्वेलिंग और वो सब चीज, और ये चीज मैंने लिटरली फेस करी अपने साथ। सो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी इमोशंस को, इन सब चीजों को देख के। तो मुझे लगता है कि इनकी एक एक इमोशन का वो, खैर हमारी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट, एक एक टैबलेट ही सामने आ रही है। ये बुक से ही बनाई है जैसे जीके सर ने, यही लग रहा हाँ, लुई से तो बहुत पुरानी है, सर बोलते थे ना कि जब मैं कॉलेज में था तो सब मुझे बोलते थे कि तुम्हारी लुई से क्या बोलती है, मुझे ये सिर दर्द हो रहा है, मुझे कंधा दर्द हो रहा है, तुम्हारी लुई से, है ना, उनको सूत्रों में बना दिया गया। है। यस। तो मास्टर्स अभी बताइए आप कि कहाँ तक हम आगे कर लें, सबकी रह के साथ चलेंगे, क्योंकि चैप्टर नहीं, बहुत इतना ठीक अच्छे है हैं। मैम, तो काफी मैम लंबा इतना यही रहने रहने दो, देते हैं इसको, हम्म टाइटल्स काफी लंबा, यही रहने दो ना। हम्म लंबा टॉपिक है अगला। हम्म तो अभी नेक्स्ट प्लानिंग क्या करनी है फिर, आप बताओ सब सर्वसम्मति से। मंडे तो ऑफ रखना ही पड़ेगा, कल के लिए कोई है रेडी तो देख लो। हाँ, कल के लिए अगर रेडी है तो कल हम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि नेक्स्ट वीक में मुझे है, चलो वेडनेसडे, ट्यूसडे, या फिर नेक्स्ट वीक हम ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कल सैटरडे का नहीं ठीक है, करना तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सेम हम फिर 3 पे ही कर लेते हैं, है ना। हाँ जी। तो बीच में एक दिन हमें उसकी रिहर्सल भी रखना पड़ेगा ना।
नेक्स्ट वीक में। हाँ, वो आज मीनाक्षी जी से बात हुई थी, वो कहते हैं कि आप कॉल्स जिनको जो है पार्टिसिपेंट उनको एक बार मैसेज करके आप कॉल्स का देख लो, और वो कहते तो उनको सैटरडे को ही अपने ग्रुप रखो एक में दिन ऐड पहले। करना, मैसेज उनको सिर्फ लिंक भेजना। लिंक तो भेजना ही है, उनसे बात भी करनी पड़ेगी ना सबसे, बात करने एक एक ग्रुप में बार ऐड कॉल। करने की तो जरूरत नहीं है ना उन लोगों को हम्म जो नहीं है। लेकिन जो मेडिटेटर नहीं है उनको हमें ग्रुप में ऐड करने की तो जरूरत नहीं है, लिंक भेज देंगे बस। नहीं, ग्रुप में किसी को नहीं करना है, जो नहीं कर भी सकते हो उनको अलग से लिंक भेज देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। वो तो हम कर लेंगे डिस्कस, वो ठीक है। नेक्स्ट वीक में प्लान कर लेंगे। और कॉल की बताओ, कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर देती हूँ वो कुछ। करनी होगी, वो कोऑर्डिनेशन में ना, फिर वो तो कॉल जो जो नोन है आपके उनको आप सबको कॉल करके, और वो जो नंबर दिए हुए हैं वो तो फिर एक दिन पहले ही करेंगे, वो ठीक एक है। दिन पहले करेंगे, वो हम फ्राइडे को प्लान करेंगे सारा। ठीक है। हम्म नहीं, रेसल के लिए तो पहले मेरी बोल। जहाँ हेल्प चाहिए हो तो मेरे को बता देना। बस वो आई एम रेडी टू आपको हेल्प यू। वो हाँ दे देंगे लिस्ट, वो जी देखते हैं फ्राइडे या सैटरडे को रखेंगे सबको जूम ऑन करना और ट्रायल का। ठीक है, हम्म। फ्राइडे को कर लेंगे ना, किसी को कुछ जरूरत है तो सैटरडे को हम हेल्प कर पाए फिर। संडे को तो है ही है। ओके जी, ओके, यस। हाँ, तो क्योंकि YouTube पे भी ना पहले लाइव हो जाता था, अभी मैं कुछ और ट्राई करके देख रही हूँ कि जो मेरे से ही हो जाए, कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ उसके बाद सेशन अपलोड करती हूँ। क्योंकि ठीक। मैंने लास्ट वीक्स में देखा, मंथ्स में हमारा 3 मंथ से चल रहा है, क्योंकि मैं अगर लाइव का डालती हूँ ना फिर भी पता नहीं लगता कि लाइव का वीडियो डाला हुआ है या लाइव का लिंक है। तो जब रिकॉर्डिंग डालेंगे तो साथ में लिख के, क्योंकि लाइव में वो लिखा नहीं जाता, तो देखते हैं हर तरह से चेंज करके नया नया के पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व रहें। बिल्कुल। अपनी यात्रा जो है शुरू हुई हुई आप लोगों के साथ हमारी भी हो रही है, ये नहीं है कि हम सिर्फ बोलने वाले हैं, हम तो सबको बोलते हैं कि आप भी बोलना शुरू कीजिए। एड ऑन हम करते जाएंगे, लेकिन आप बोलना शुरू कीजिए प्लीज। सो विद दिस आई थिंक मेडिटेशन करें 5-10 मिनट की, इफ रेडी सब लोग। हाँ 5 ठीक मिनट। है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं म्यूजिक हाँ लगाती हूँ, म्यूजिक शेयर करके करेंगे। यस, ठीक है। बहुत अच्छा रहा आज का, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। है ना, हम सभी एक दूसरे का थैंक्स करें कि सभी एक दूसरे से ही सभी आगे बढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हेल्प मिल रही है एक दूसरे की। यस। तो अभी ऐसे ही करना है, अपनी आंखें बंद और अपने हाथों को एक दूसरे के हाथ में महसूस करना है, जितने जने बैठे ठीक है जी। पूरी तरह से एक दूसरे के हाथों में हाथ, और उन हाथों से ही इनहेल और एक्सेल की ऊर्जा, वो प्राण वायु का प्रवाह एक दूसरे के बीच में से होते हुए, गुजरते हुए महसूस करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, क्योंकि श्वासें हैं तो हम हैं, श्वासें हैं तो ये जीवन है। ये देह इन श्वासों के बिना शव है। जस्ट बॉडी, हमारी आइडेंटिटी, हमारे बीच बहती हुई प्राण ऊर्जा और वो जीवन धारा, लाइफ फोर्स, और हाथ पकड़ के जैसे छोटे बच्चे खुशी से झूमते हैं, जस्ट अपने आप को एक मस्ती की छलांग देनी है मन में कि यस, आई एम लिविंग बीइंग, life force is passing through me, I am living and I am exchanging life force with each other. हम एक दूसरे को वो जिंदगी की उमंग, उत्साह पास कर रहे हैं अपने हाथों से, क्योंकि
हाथ हमारे गिव एंड टेक, अगर हम अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा। हमारे हाथ परफेक्ट गिव एंड टेक के लिए है। उंगलियों में एक दूसरे के, हाथों में एक दूसरे की हाथों को महसूस करना, एक दूसरे की जकड़न को, उसके स्पर्श को महसूस करना है फ्रेंड्स। हर कोई अपने अपने मुताबिक सर्कल बना सकता है, अपने प्रियजनों को बिठाओ उस सर्कल में, लेकिन सॉरी मैं फील डिस्टर्ब यही कर रही करना हूँ, है। बट मैं अपनी फिंगर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील कर रही हूँ मैम इस वक्त। यस, आप सब ग्रुप एनर्जी इज सो हाई, हाँ, group energy is so high, please be aligned to that. Yes, group energy is so high friends, we are creating love force। ये शक्ति है उस छोटी से चाहे ग्रुप की, कहने को हम मुट्ठी भर हैं, लेकिन ये एनर्जी हमारी अथाह समंदर के बराबर है। उस यूनिवर्स को याद रखते हुए कि वो प्राण ऊर्जा मेरे भीतर से एक दूसरे में प्रवाहित हो रही है, एंड वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। कोई और सोच विचार नहीं, जस्ट अनुभव, इस अनुभव को गहराई से महसूस करते जाना, गहराई से महसूस करते जाना। अगर हाथ खुलना चाहें इस हालात में, हाथों को खोल के अनुभव कर सकते हो एनर्जी हैंड्स विद ईच अदर। इस एनर्जी सर्कल में आप जिस चीज को जोड़ना चाहो, ये लाइफ फोर्स का एक मैग्नेटिक पुल है, इसमें जिस चीज को जोड़ना चाहो कि जहां बैठे हुए आपको महसूस हो, अनुभव हो कि यार मुझे इसको भी सुनाना चाहिए था, काश ये भी मेरे साथ होता। एनर्जी लेवल से उनको भी अपने साथ में बिठा लें और संकल्प करके देखते जाएं कि हमारा ये सर्कल बड़ा 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 और बड़ा बनता जा रहा है, पूरी तरह से बड़ा होता जा रहा है ये एनर्जी सर्कल। हमारे शरीर बिल्कुल फिजिकलिटी की अनुभव नहीं है, जस्ट फ्रीक्वेंसीज, स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज, जैसे तारे एक दूसरे से कनेक्शन आगे देती। इसी संकल्प के साथ बैठे हैं कि हम जीवंत सोल्स, जीवंत आत्माएं जो महसूस कर पा रहे हैं कि लाइफ फोर्स इज पासिंग थ्रू अस, वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और जिन जिन को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हो वो सब आपके साथ हैं इस समय। इसी अनुभव के साथ जस्ट बस हाथों से अपने शरीर से एक दूसरे को एनर्जी पास होते जाना है। इसके अनुभव में कुछ मिनट इसी तरह बैठेंगे, जस्ट फील दैट वाइब। नहीं होगी मेरी तरफ से, इट्स योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग and be in the meditative state with the group consciousness. Thank you very much.
जब तक हो सके ध्यान में बने रहें, अपनी श्वासों के साथ रहें।
इस जीवन शक्ति को महसूस करते रहें। इस बहते हुए प्रवाह को रोकना नहीं है। आपकी स्वस्थिति आपको ही बताएगी कि कब ध्यान से बाहर आना है। केवल उसी समय ही ध्यान से बाहर आए। Thank you for being with me.